Hello everyone, a very warm welcome to EduTap and you are watching the lecture number 17 of our AFM 25 lecture series. आज हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो हैं रिलेटेड टू दी फंडामेंटल्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. सो हमारा जो मॉड्यूल सी का चैप्टर है रिलेटेड टू दी फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट. फॉरेक्स के फंडामेंटल्स को समझेंगे, इंडिया के अंदर फॉरेक्स मार्केट को समझेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द टॉपिक ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग और जो बेसिक्स हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के उसको हम लोग फटाफट से रिवाइज कर लेंगे. हालांकि ये जो टॉपिक्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन स्टिल वी कैन एक्सपेक्ट कि एक दो नंबर तो हम इन टॉपिक से जरूर ले सकते हैं एग्जाम में. ठीक है, तो आज की डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले अगेन आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वी हैव लॉन्च्ड अ लाइव क्रैश कोर्स फॉर द एएफएम कंपोनेंट फॉर द अपकमिंग जेआईबी एग्जामिनेशन. और इस क्रैश कोर्स के अंदर हम वो सभी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जहां से हम लोग 50+ मार्क्स आसानी से एग्जाम के अंदर स्कोर कर सकते हैं. सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू. इफ यू वांट यू कैन सब्सक्राइब टू दिस कोर्स. ये जो आपका कोर्स है इसके ऊपर अभी 70% का ऑफ हम आपको दे रहे हैं और इस कोर्स के अंदर हम आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं. ये लाइव क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आप बाद में रिकॉर्डेड क्लासेस भी देखना चाहें तो उनका रिकॉर्डेड फॉर्मेट भी अवेलेबल होगा. इन एडिशन टू दिस वी प्रोवाइड यू विद द शॉर्ट नोट्स ऑफ ऑल द क्लासेस, ताकि वो नोट्स आप रिवीजन के लिए यूज कर सको. एंड वी आर ऑल्सो गिविंग यू मोर देन 800 क्वेश्चंस. 800 से ज्यादा सवाल आपको मिलेंगे एएफएम कंपोनेंट के. चैप्टर वाइज आपको क्विज मिलेंगे और 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे. यानी कि 500 क्वेश्चंस तो आपको मॉक टेस्ट के अंदर ही मिल जाएंगे और 800 क्वेश्चंस आपको चैप्टर वाइज क्विजेस की फॉर्म्स में मिल रहे हैं. सो ये बहुत ही एक ब्रिलियंट पैकेज है जो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में लगभग 700 रुपए के अंदर आप इसे परचेज कर सकते हो अगर आप कोड यूज करते हो JAIIB70. ये कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलिएगा. लेकिन मेरी आपसे पहले रिक्वेस्ट है कि कोर्स को सब्सक्राइब करने से पहले आप जाकर एक बार कोर्स को चेकआउट करिए कि कोर्स किस तरीके का है, क्या आपके हिसाब से सूटेबल है या नहीं है. यू कैन फाइंड द लिंक फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्लिक ऑन द लिंक फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स और कोर्स को जाकर एक बार चेकआउट कर लो कैसे लेक्चर्स हैं, कैसे नोट्स हैं, कैसे क्वेश्चन हैं, और उसके बाद अगर आप चाहते हो तो इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो. ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट विद दी टुडेज डिस्कशन. सबसे पहले व्हाट इज फॉरेक्स ट्रांजैक्शन. तो फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस बहुत ही सिंपल क्या होता है, जब भी हम फॉरेन एक्सचेंजेस में फॉरेन करेंसी में ट्रेड करते हैं तब हम उसको फॉरेक्स ट्रांजैक्शन कहते हैं. सो दैट वन करेंसी इज एक्सचेंज्ड फॉर अनदर करेंसी. ठीक है, एक करेंसी की जगह दूसरी करेंसी में एक्सचेंज होगा. सो इट इज वेरी सिंपल दैट इफ वी टॉक अबाउट, लेट अस टेक एन एग्जांपल, टू कंट्रीज यूएस एंड इंडिया. अब यूएस एंड इंडिया के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं बिटवीन अ पर्सन हु इज देयर इन इंडिया एंड अ पर्सन हु इज इन यूएस, तो ये ट्रांजैक्शंस आपको पता है इंडिया के अंदर रुपी चलेगा और यूएस के अंदर डॉलर्स चलेंगे. तो जब भी ये ट्रांजैक्शंस हमें करनी पड़ती है हमें जरूरत पड़ेगी रुपी को डॉलर में या डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करने की. सो लेट अस से देयर इज अ पर्सन, लेट अस से आई वांट टू परचेज एन आईफोन, और ये जो आईफोन है ये यूएस से मुझे एक्सपोर्ट किया जाएगा और मैं यहां उसको इंपोर्ट कर रहा हूं. तो जब आईफोन को सेल करने वाला जो सेलर है, लेट अस से इट इज ही सिटिंग इन यूएस एंड आई एम सिटिंग इन इंडिया एंड आई एम अ बायर. Now I will pay for the iPhone in rupees, but this seller is asking for dollars, right? So it is essential कि ये जो डॉलर्स में प्राइस है इसको मैं रुपी में कन्वर्ट करके उसकी पेमेंट करूं. ठीक है, क्योंकि यहां सेलर है, सेलर अपना प्राइस है तो नेगोशिएट करेगा नहीं, उसको तो डॉलर में ही चाहिए अमाउंट. तो जो मैं ये रुपी दूंगा ये रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और ये कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? दिस विल बी डन बाय द फॉरेक्स मार्केट, foreign exchanges, right? So I will go to a particular person who can exchange my rupees for dollars, और जितने भी रुपीस बनते हैं उतने डॉलर में जो एक्सचेंज रेट के हिसाब से उतने की मैं पेमेंट कर दूंगा और वो डॉलर्स में सेलर तक पहुंच जाएगी. ठीक है, तो ये होता है हमारा फॉरेक्स ट्रांजैक्शन. सो एनी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट is a global marketplace for the trading of one nation's currency for the another. एक देश की करेंसी बेचकर दूसरे देश की करेंसी हम खरीदते हैं. Now the forex market is the largest, most liquid market in the world. Why it is the largest market? Because you can imagine in the entire world all the countries they are ट्रेडिंग विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग कर रही हैं और इस वजह से सारी कंट्रीज आपस में जो है वो एक दूसरे की करेंसीज को एक्सचेंज कर रहे हैं. इसके कारण ये बहुत बड़ा मार्केट बन जाता है और ये बहुत लिक्विड मार्केट भी है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जो आपका एसेट है उसमें आपका पैसा फंसा नहीं हुआ. यू आर डीलिंग इन कैश ओनली. आप कैश कोई खरीद रहे हो, कैश कोई बेच रहे हो, तो मार्केट की लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है. ठीक है, इट हैज नो सेंट्रलाइज्ड लोकेशन, इट हैज नो गवर्नमेंट अथॉरिटी. ये सेल्फ कंट्रोल्ड, सेल्फ रेगुलेटेड मार्केट है. कोई एक सेंट्रल बैंक इसको ओवरसी नहीं करता कि आरबीआई ही पूरा फॉरेक्स मार्केट देखे, ऐसा तो हो नहीं सकता, बिकॉज more than one countries are involved in this. Okay, rather the forex is an electronic network of banks, brokerages and institutional investors and individual traders as well. ये एक नेटवर्क है उन सभी लोगों का जो फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं और ये एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है. तो आप यहां पर फिर से अकाउंटिंग लैंग्वेज के थ्रू इंडिया में बैठा हुआ जो एक फॉरेक्स ट्रेडर है, फॉरेक्स ब्रोकर है, वो कुछ रुपीस की पेमेंट एक्सेप्ट करेगा और वो
अपने पर्सन को, उसका कोई जो कॉपरेट करने वाला, उसके साथ कोलैबोरेट करने वाला कोई ब्रोकर है यूएस के अंदर, उसको वो बताएगा कि मैंने इतने रुपीस की पेमेंट एक्सेप्ट की है और इतने डॉलर आप कन्वर्ट करके उसकी पेमेंट जो है मेरे सेलर को कर दो, राइट। तो ये सारी ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है, और फिर जो भी फॉरेक्स ट्रांजैक्शन होगी, जितने भी डॉलर मैंने खरीदे हैं वहां पर अपने रुपीस को देकर के, वो अकाउंटिंग एंट्रीज के थ्रू एंट्रीज को रिकंसाइल कर लेंगे। ठीक है, तो आपको बेसिक समझ आया कि फॉरेक्स मार्केट का मतलब क्या है। यहां पर हम करेंसीज को ट्रेड करते हैं, एक करेंसी देकर दूसरी खरीदते हैं। इसके बाद कुछ फंडामेंटल हैं फॉरेक्स मार्केट के और फॉरेन एक्सचेंजेस के, जो आपको पता होने चाहिए। इसके ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले, the exchange from one currency to another is mostly put through by banks by means of bookkeeping entries, as I told you। accounting entries के थ्रू जो exchanges है उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। one currency is exchanged for the other with an exchange rate involved। हमको पता है एक exchange rate involved होता है। अगर मैं डॉलर को रुपी में या रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे पता है कि डॉलर्स को रुपी में कन्वर्ट करने के लिए एक रेट एप्लीकेबल होगा। लेट अस से $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज। ठीक है, 80 रुपए का $1 है। तो इसका मतलब अगर मैं $1 खरीदना चाहता हूं तो मुझे 80 रुपए देने पड़ेंगे। इसका उल्टा है, अगर मुझे रुपीज में, डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं $1 को खर्च करता हूं तो उसको 80 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे एक्सचेंज रेट्स यहां पर इन्वॉल्व होते हैं। नाउ अर्लियर आरबीआई यूज्ड टू फिक्स द एक्सचेंज रेट्स फॉर कन्वर्जन ऑफ द रुपी इनटू अदर करेंसीज। आरबीआई फिक्स करता था कि रुपी का कन्वर्जन रेट क्या होगा, अगर डॉलर खरीदने हैं तो कितने रुपए लगेंगे, यूरो खरीदना है तो कितने पैसे लगेंगे। बट नाउ दीज रेट्स आर ड्रिवन बाय द डिमांड एंड सप्लाई। आरबीआई ने वो रेट्स की, जो एक्सचेंज रेट्स को डीरेगुलेट कर दिया है। अब डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से जो करेंसी की वैल्यू है वो डिटरमिन होती है, अब फिक्स नहीं करता सेंट्रल बैंक। ठीक है, करंटली द फुल करेंसी कन्वर्टेबिलिटी इज अलाउड ऑन करंट अकाउंट बट नॉट ऑन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है जो आपने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है यूएस में, तो यूएस में स्टॉक्स खरीदने के लिए, यूएस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डॉलर्स खरीदने पड़ेंगे, तभी आप यूएस की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहां भी आपका एक तरीके से कैपिटल अकाउंट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, फॉरेक्स ट्रांजैक्शन कर रहे हो। सिमिलरली इंडिया के अंदर अगर स्टॉक मार्केट में यूएस के इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना है तो उनको रुपीज चाहिए होंगे। इंडिया में उन्हें स्टॉक्स खरीदने हैं तो वो स्टॉक्स वो रुपीस में खरीदेंगे, लेकिन उसके लिए वो डॉलर्स देंगे और रुपीस को खरीदेंगे। तो ये जो ट्रांजैक्शन है, जब आपको इन्वेस्टमेंट किया हुआ कैपिटल अकाउंट के अंदर जो रुपीस में इन्वेस्टमेंट की हुई है उसे अगर डॉलर्स में कन्वर्ट करना हो तब आपकी फुल कन्वर्टिबिलिटी अभी अलाउड नहीं है। लेकिन करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, ट्रेडिंग के लिए, ट्रेड करने के लिए आप डॉलर्स को रुपीस में पूरी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। हमने क्यों कैपिटल अकाउंट के ऊपर फुल कन्वर्टिबिलिटी नहीं रखी है भी आपको पता होना चाहिए। दिस इज बिकॉज अगर हम फुल कन्वर्टिबिलिटी रखते हैं तो इट में लीड टू सम वॉलेटिलिटी इन दी मार्केट्स ऑफ आवर ओन कंट्री। क्योंकि अगर बाहरी इन्वेस्टर्स के लिए, यूएस, यूरोप और जो मिडिल ईस्ट में बैठे हुए इन्वेस्टर्स के लिए बहुत आसान हो गया रुपीस को दूसरी करेंसीज में कन्वर्ट करना, वो रुपीस जो कैपिटल अकाउंट के अंदर उन्होंने डाले हुए हैं, तो ये बहुत जल्दी वो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को इंडिया से निकाल सकते हैं या नई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इससे इंडिया के अंदर जो मार्केट वॉलेटिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो आरबीआई वो देख करके लिमिट करता है कि कैपिटल अकाउंट में कितनी कन्वर्टिबिलिटी वो अलाउ करेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल एक्सचेंजेस ऑफ वन करेंसी फॉर अनदर आर अफेक्टेड विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स। यूजुअली आप देखोगे जब भी आप डॉलर खरीदना चाहते हो रुपीस दे करके तो आप एक ब्रोकर के पास जाते हो, उसको पैसे देते हो, डॉलर्स ले लेते हो। लेकिन यहां पर जो वो ब्रोकर है जिसने आपसे पैसे ले लिए और आपको डॉलर दे दिए, अब वो जो उसके पास पैसे आए हैं वो उस पैसे का क्या करेगा ब्रोकर? बेसिकली वो ब्रोकर किसी दूसरे देश में बैठे हुए ब्रोकर के साथ वो पैसे का एक्सचेंज करेगा, क्योंकि यूएस के अंदर किसी को रुपीस चाहिए होंगे तो वो रुपीस वहां भेजेगा और वहां से डॉलर यहां लेकर आएगा, तभी तो वो डॉलर आपको दिए उसने, तभी तो वो डॉलर आपको देगा जब आप उसको पैसे दोगे। तो ये सारी जो ट्रांजेक्शन होती हैं यूजुअली क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू की जाती हैं। ठीक है, और ये कोटेशंस के थ्रू भी की जाती हैं। जैसे अ फॉरेक्स कोटेशन इज द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। यानी जो एक्सचेंज रेट की हम बात कर रहे थे वो एक्सचेंज रेट की एक कोटेशन बनती है। कोटेशन एक होती है डायरेक्ट कोट। यहां पर हम सीधा बोलेंगे दैट होम करेंसी प्राइस ऑफ वन यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी कि फॉरेन करेंसी का एक यूनिट यानी $1 या €1 या £1 या $1 इसका इंडियन करेंसी में कितनी कीमत होगी वो होता है डायरेक्ट कोट। तो यानी कि होम करेंसी में हम प्राइस डिटरमिन कर रहे हैं। होम करेंसी इंडिया की क्या है? रुपए। तो रुपए में हम प्राइस डिटरमिन कर रहे हैं तो वो हमारा डायरेक्ट कोट है। इनडायरेक्ट कोट बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल होगा। जब हम होम करेंसी की कीमत फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इंडिया का $1 जो है वो कितने डॉलर बनता है या वो कितने यूरो बनता है, कितने दिरहम बनता है, तो वो हमारी इनडायरेक्ट कोट होती है। तो याद रखिएगा जब भी डायरेक्ट कोट होगा तो वहां पर हम
रुपीस में प्राइस को मेजर करते हैं कि एक डॉलर कितने रुपए का है या एक पाउंड कितने रुपए का है, तो वो डायरेक्ट कोट है। अगर हम एक रुपए कितने डॉलर का है या कितने यूरो का है वो फाइंड आउट करना चाहें तो वो एक इनडायरेक्ट कोट होगा। क्लियर है? अब ये कोटेशंस का मतलब क्या है? कोटेशंस होती है कि जब आप एक्सचेंज करना चाहते हो करेंसी को, तो जो आपके सामने ब्रोकर बैठा है या जो भी बैंक है जो एक्सचेंज करना चाहता है, वो आपको एक कोटेशन देता है कि ठीक है, मैं आपसे डॉलर और रुपीस का एक्सचेंज करूंगा, आप मुझे रुपीस दीजिए, मैं आपको डॉलर दूंगा, लेकिन मेरा कोट ये है, मैं ये कोट यूज करूंगा। मैं मानकर चल रहा हूं कि एक जो डॉलर है दैट इज 75 रुपीज। सो अकॉर्डिंग टू दैट कोटेशन, इफ यू एक्सेप्ट दैट कोटेशन, तो आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा और आप 75 रुपए देकर के एक डॉलर वहां से लेकर आएंगे। ठीक है? नाउ डायरेक्ट कोट ऑब्वियसली इज वन ओवर इनडायरेक्ट कोट। आप देख सकते हैं डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, राइट? Till 1st August of 1993, banks in India were required to quote all rates on indirect basis, but from 2nd August 1993 onwards, banks began to quote on direct basis only. तो आज के समय हम डायरेक्ट बेसिस के ऊपर ही कोटिंग करते हैं। कहीं भी आप जाएंगे फॉरेक्स ट्रांजैक्शन के लिए तो आपको इस तरीके से प्राइस दिखाया जाएगा। फॉरेन करेंसी का प्राइस आपको इंडिया की वैल्यू में दिखाया जाएगा, रुपीस की वैल्यू में दिखाया जाएगा। नेक्स्ट, सम बेसिक एक्सचेंज रेट अरिथमेटिक। अब ये थोड़ा बेसिक एक्सचेंज रेट अरिथमेटिक आपको पता होना चाहिए, इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर अगर न्यूमेरिकल्स आपको आते हैं तो वो न्यूमेरिकल्स आप इजीली सॉल्व कर सको। सो फर्स्ट इज क्रॉस रेट एंड चेन रूल। क्रॉस रेट एंड चेन रूल क्या कहता है कि रुपीस को डॉलर में या यूरो में जब हम कन्वर्ट करना चाहें तो हम डायरेक्ट यूरो और रुपी को आपस में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है? हम क्या करेंगे, हम रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, यूरोस को भी डॉलर में कन्वर्ट करेंगे। तो डॉलर की एक्सचेंज रेट के हिसाब से वी विल डिटरमाइन कि कितना यूरो कितने रुपीस के बराबर होता है, राइट? सो आज भी हम जानते हैं कि मोस्टली जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती हैं वहां पे जो यूएस डॉलर है, यूनाइटेड स्टेट्स की जो करेंसी है, दैट इज यूज्ड मोस्टली एज अ बेंचमार्क करेंसी। तो इंडिया की रुपीस को किसी यूरो में कन्वर्ट करना है तो हम इंडिया को डायरेक्टली यूरो में कन्वर्ट करने की जगह हम क्या करते हैं, हम यूरो का रेट इन टर्म्स ऑफ डॉलर देखते हैं कि एक डॉलर कितने यूरो का है, फिर हम देखते हैं कि एक डॉलर कितने रुपए का है और फिर उसको इक्वेट करके हम उसकी जो है एक्सचेंजेस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट डॉलर एंड यूरो एंड देन वी विल कन्वर्ट डॉलर एंड रुपी और वहां से हमारी जो कन्वर्शन रेट होगी बिटवीन यूरो एंड रुपी वो हमारी पता चलेगी। तो इसे कहते हैं क्रॉस रेट। तो हमने क्या बोला, रेट्स इन मुंबई मार्केट लेटेस्ट से आर कि $1 इज इक्वल टू 74.8545 रुपीज। ये मान लीजिए मुंबई मार्केट में कोटेशन चल रही है, राइट? और आप देख सकते हो एक डायरेक्ट कोटेशन है। सिमिलरली लंदन के अंदर क्या यूरो का रेट चल रहा है, $1 इज इक्वल टू 0.9027 यूरोस, राइट? सो इसका मतलब है कि जो एक यूरो है और एक रुपी है उसकी अगर हम वैल्यू निकालना चाहें दैट विल बी इक्वल टू 74.8545 अपॉन 0.9027 रुपीज 82.92। सो दैट मींस 1 यूरो इज इक्वल टू 82.92 रुपीज। तो ये बेसिक अरिथमेटिक आपको समझ आया। आपको रुपीज के टर्म्स में डॉलर की वैल्यू पता चल गई, यूरो की भी टर्म्स में डॉलर की वैल्यू पता चल गई। इन दोनों को बराबर कर दो, इन दोनों को जब हम बराबर कर देंगे 74.85 इज इक्वल टू 0.9027, राइट? बिकॉज बोथ आर इक्वल टू डॉलर। सो यहां से आपको रुपीस की जो वैल्यू है, यूरो की जो वैल्यू पता चल जाएगी। एक यूरो आपको फाइंड आउट करना है तो 74.8545 डिवाइड बाय 0.9027 आप करेंगे, आपका एक जो यूरो है उसकी वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज द क्रॉस रेट एंड चेन रूल, राइट? नेक्स्ट, वैल्यू डेट। वैल्यू डेट का मतलब होता है कि जब करेंसी का हम एक्सचेंज कर रहे हैं तो एक्चुअली करेंसी का एक्सचेंज किस डेट को हो रहा है उस हिसाब से उसकी वैल्यू डेट डिटरमिन करते हैं। इसको समझते हैं। द रेट व्हेन एन एक्सचेंज ऑफ करेंसीज टेक्स प्लेस ऑन द डेट ऑफ द डील। जिस दिन आपने डील की, जिस दिन आपने एक्सचेंज किया, उसी दिन आपका जो एक्सचेंज ऑफ करेंसीज है वो अगर हो गया तो हम उसे बोलते हैं कैश बेसिस के ऊपर हमने ट्रांजैक्शन कर ली है, फॉरेक्स ट्रांजैक्शन कर ली है। एक ट्रांजैक्शन होती है टीओएम बोलते हैं इसको। टीओएम इज व्हेन एक्सचेंज टेक्स प्लेस ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे ऑफ द डेट ऑफ द डील। जिस दिन आपने डील की, जो करेंसीज का एक्सचेंज है उसके नेक्स्ट डे होगा, नेक्स्ट वर्किंग डे पे होगा, तो वो टुमारो होगा। तो इसको टॉम बेसिस के ऊपर हम बोलते हैं हमारी फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस हुई हैं। सिमिलरली स्पॉट बेसिस क्या होता है, स्पॉट बेसिस में सेकंड वर्किंग डे पे हमारी एक्चुअल जो एक्सचेंज है वो होती है। तो आप जिस दिन डील करके आओगे, डेट ऑफ द डील आपको पता है। अब डेट ऑफ द डील के दिन जो रेट ऑफ एक्सचेंज चल रहा है उसी रेट पे आपकी ट्रांजैक्शन डन हो गई। मान लीजिए $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज इज द रेट गोइंग ऑन दिस डेट। तो आपने उस दिन डील कर ली और उसी के हिसाब से आपकी करेंसी का एक्सचेंज होना है। लेकिन करेंसी का जो एक्सचेंज है वो आज नहीं होगा, वो नेक्स्ट वर्किंग डे होगा, तो वो टुमारो बेसिस पे हो रही है। और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वर्किंग डे यानी सेकंड वर्किंग डे पे होगा तो हम बोलते हैं स्पॉट बेसिस पे हो रही है, राइट? ज्यादातर आज के समय जो ट्रांजेक्शन है वो स्पॉट बेसिस पे यूजुअली की जाती है। नेक्स्ट इज फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट इज व्हाट, इफ द एक्सचेंज टेक्स प्लेस आफ्टर अ पीरियड आफ्टर स्पॉट डेट, यानी कि अगर सेकंड वर्किंग डे के बाद
एक्सचेंज होगा तो यहां पर हम उस रेट को बोलते हैं फॉरवर्ड रेट। तो दीज फॉरवर्ड रेट्स आर जनरली एक्सप्रेस बाय इंडिकेटिंग अ प्रीमियम और डिस्काउंट। इसका मतलब क्या है, लेट अस से मैं 1 अप्रैल को ट्रांजैक्शन करता हूं कि मुझे लेट अस से $1 चाहिए, $1 चाहिए और कितने रुपए लगेंगे वो रुपए मुझे बता दो। तो 1 अप्रैल को लेट अस से द रेट इज दैट $1 इज इक्वल टू ₹75, राइट। एक्चुअली इफ द ट्रांजैक्शन हैपन ऑन द स्पॉट डेट, यानी कि 3 अप्रैल, लेट अस से 3 अप्रैल हमारा वर्किंग डे है, उसके बाद 2nd भी है, 3rd भी है, तो 3 अप्रैल डे को हमारी अगर ट्रांजैक्शन हो जाए तो हम उसे बोलते हैं स्पॉट बेसिस पे हो गई ट्रांजैक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो यहां पर हमें $1 का 75 रुपीज मिल जाएगा। लेकिन अगर ट्रांजैक्शंस और फ्यूचर में होगी, यानी कि एक्चुअल एक्सचेंज जो है वो और फ्यूचर में होगा, तो हम मुझे फ्यूचर की एक्सचेंज रेट का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है 3-4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद ये जो एक्सचेंज रेट है ये चेंज हो जाए, राइट, ये एक्सचेंज रेट चेंज हो जाए। तो यूजुअली क्या होगा, एक्सचेंज रेट चेंज होगा तो क्या होगा, या तो $1 जो है वो 75 से ज्यादा 80 रुपीज का हो जाएगा मान लो, या फिर जो $1 है इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ये 75 की जगह 70 रुपीज का हो जाएगा, राइट। तो यहां पर हम बोलते हैं कि दिस इज द फॉरवर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज, यानी कि आज के समय दिस इज $1 इज 75, फ्यूचर में 75 बढ़ के अगर 80 हो जाएगा तो मैं कहूंगा ये जो डॉलर है ये डॉलर ज्यादा महंगा हो गया है, महंगा हो गया यानी कि प्रीमियम पे इसका रेट चल रहा है। अगर ये 75 से वैल्यू फ्यूचर में कम हो जाती है, 70 रुपीज हो जाती है, तो इसका मतलब डॉलर सस्ता हो गया है। डॉलर सस्ता हो गया तो हम बोलेंगे डॉलर एक डिस्काउंट पे मिलेगा फ्यूचर में, राइट। सो यूजुअली दीज ट्रांजैक्शंस आर आल्सो डन कीपिंग इन माइंड कि वेदर ये जो रेट्स हैं वो फ्यूचर में बढ़ेंगी या कम होगी, फ्यूचर में 75 से 80 होगी या 70 होगी, तो हम बोलते हैं प्रीमियम या डिस्काउंट के ऊपर चल रहा है। सो प्रीमियम क्या होता है, व्हेन अ करेंसी इज कॉस्टलियर इन फॉरवर्ड और फ्यूचर डेट। सो करेंसी टुडे इज फॉर 75 रुपीज, $1, बट इन फ्यूचर इट विल बी फॉर 80 रुपीज, तो हम कहेंगे वो प्रीमियम पे चलेगी फ्यूचर के अंदर। अगर वही 75 की जगह 70 में फ्यूचर में मिलेगी तो हम कहेंगे डिस्काउंट पे चल रही है। क्लियर हो गया। तो ये तो हमारी कुछ वैल्यू डेट्स हो गई। इसके बाद आंसर करो ये क्वेश्चन, ऐसा सिंपल सवाल आता है एग्जाम में, व्हेन द एक्सचेंज ऑफ करेंसीज टेक्स प्लेस ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे इट इज नोन एज व्हाट। अगर नेक्स्ट वर्किंग डे पे एक्सचेंज हो जाएगा तो हमने देखा उसको क्या बोलते हैं, टुमारो बेसिस के ऊपर चल रही है, स्पॉट बेसिस इज +2 वर्किंग डेज एंड कैश एंड रेडी इज ऑन द सेम डे। क्लियर। सो करेक्ट आंसर इज TOM, राइट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट्स। फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट्स में आप एक चीज देखिए, स्पॉट एक्सचेंज रेट तो हमने देख लिया, एक्सचेंज ऑफ करेंसीज विल हैपन 2 days लेटर, जिस दिन ट्रांजैक्शन की है, डील की है, उसके 2 दिन बाद आपकी एक्सचेंज ऑफ करेंसीज हो जाएगा। लेकिन दूसरा क्या होगा, एक फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, लेट अस से द करेंसी एक्सचेंज इज हैपनिंग आफ्टर 30 और 60 और 90 और 180 और 360 डेज। दिस इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड, क्योंकि कंपनीज को यूजुअली जो बड़ी ट्रांजैक्शंस फॉरेक्स में करनी होती है उनको पता होता है कि उनको 6 महीने बाद, 2 महीने बाद इतने डॉलर्स की जरूरत पड़ेगी या इतने यूरोस की जरूरत पड़ेगी, राइट। सो व्हेनेवर दे हैव टू डू अ ट्रांजैक्शन इन फ्यूचर, दे वांट टू मेक श्योर कि दे गेट द बेस्ट एक्सचेंज रेट एट दैट टाइम, कि अगर 6 महीने बाद मुझे ट्रांजैक्शन करनी है, एक्चुअल एक्सचेंज करना है करेंसी का, मैं अगर आज डील कर लेता हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरी एक्सचेंज रेट है वो आज ही फिक्स हो जाए। सो लेट अस से टाटा एन इंडियन कंपनी, दे वांट टू परचेज सम डॉलर्स, उनको $1 मिलियन जो हैं वो चाहिए, ठीक है, $1 मिलियन उनको पे करने हैं, लेकिन पे कब करना है, 90 डेज बाद पे करना है अपने। लेट अस से टाटा ने कुछ सामान खरीदा है यूएस से और उस सामान की उनको पेमेंट करनी है, तो पेमेंट उनको करनी है 90 दिन के बाद। 90 दिन का मतलब है 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद जब वो पेमेंट करने जाएंगे तो उनको $1 मिलियन चाहिए 3 महीने के बाद। तो इस वजह से वो क्या सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि अगर 3 महीने बाद डॉलर महंगा हो गया तो सो इंडियन रुपीस की टर्म्स में तो उनका ज्यादा खर्चा हो जाएगा। अभी अगर वो एक्सचेंज रेट को लॉक कर दें, अभी लॉक कर दें, तो 3 महीने बाद भी दे विल गेट द $1 मिलियन इन द सेम अमाउंट ऑफ रुपीस। क्लियर है। तो वो क्या चाह रहे हैं कि हम, अगर उनको लगता है कि एक्सचेंज रेट फ्यूचर में बढ़ जाएंगे तो वो लॉक कर सकते हैं एक्सचेंज रेट को आज के वक्त, राइट। और इसके लिए वो फॉरवर्ड रेट डिटरमिन करेंगे, राइट। सो फॉरवर्ड रेट कैसे डिटरमिन होगा यहां पर आप समझिए। लेट अस से स्पॉट रेट आज के समय चल रहा है 75 रुपीज, 75.2482 रुपीज का एक जो यूएस डॉलर है उसकी ये कीमत है, ठीक है। तो 90 डेज के बाद, 90 डेज के बाद INR और USD की जो एक्सचेंज रेट होगी वो क्या बनेगी, लेट अस से इट इज 75.2632, 75.2632। तो थोड़ा सा बढ़ गया है मेरा एक्सचेंज रेट, मेरा जो डॉलर है उसकी कीमत बढ़ गई है। पहले 75.2482 था, अब 75.2632 है, राइट। तो यहां पर हम इसको देखें तो एक्चुअली क्या है, स्पॉट रेट विच वॉज 75.2482 प्लस 150 पॉइंट्स। 150 पॉइंट्स का मतलब है
2632 को 2482 से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आएगी 0 पॉइंट, अगर इस नंबर को इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 0.015। ठीक है, और एक जीरो लगाना है और एक जीरो लगा लो, क्योंकि 4 डिजिट्स में हमारी एक्सचेंज रेट्स यूजुअली जो है डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स और हमारी एक्सचेंज रेट्स में रखे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर 2632 माइनस 2482 इज 0.015। तो ये जो 0.0150 है इसको हम क्या बोलते हैं 150 पॉइंट्स, राइट। तो 150 पॉइंट्स यानी कि जो 4 डिजिट हैं इन चारों डिजिट्स को हम डेसिमल में एक्सचेंज ना करके परसेंटाइल पॉइंट्स में उनको हम डिटरमिन करते हैं। तो अगर यहां पर 0.0150 है तो इसको हम बोलेंगे 150 पॉइंट्स। अगर इसी तरीके से यहां पर क्या होता है 0.0100 तो हम इसे क्या बोलते हैं 100 पॉइंट्स, राइट। इसी तरीके से 0.1000 इतना अगर डिफरेंस होता तो हम क्या बोलते हैं 1000 पॉइंट्स, राइट। सो दिस इज हाउ द एक्सचेंज रेट्स दे चेंज। ठीक है, तो 90 डेज में हमें क्या पता है कि 90 डेज के बाद प्लस 150 पॉइंट्स एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा, यानी कि ये जो यूएस डॉलर है ये प्रीमियम पे ट्रेड करेगा, प्रीमियम पे ट्रेड करेगा, क्योंकि अब ये महंगा हो जाएगा फ्यूचर के अंदर, राइट। तो स्पॉट रेट आपको पता है, स्पॉट रेट आज के समय का रेट है कि आज मैंने ट्रांजैक्शन किया तो क्या एक्सचेंज रेट मुझे मिल रहा है। लेकिन अगर फ्यूचर में प्रीमियम पे हमारी करेंसी ट्रेड करेगी तो इसका मतलब फॉरवर्ड रेट जो है, फ्यूचर का जो रेट है वो रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू टुडेज रेट, यानी कि डॉलर हैज बिकम कॉस्टली, डॉलर हैज एप्रिशिएटेड इन वैल्यू। नेक्स्ट, डिस्काउंट पे मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो फॉरवर्ड रेट है वो कम है, यानी कि रुपी एप्रिशिएट कर गया है, रुपी महंगा हो गया है और डॉलर की वैल्यू कम हो गई है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड प्रीमियम या फॉरवर्ड डिस्काउंट। अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में करेंसी की एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगी, डॉलर महंगा हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट कोट के बेसिस पे, डायरेक्ट कोट यानी कि $1 इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज, $1 की कीमत इंडियन रुपीस की टर्म्स में अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे फ्यूचर में, और हमने देखा कि ज्यादा पैसे लग रहे हैं $1 खरीदने में, तो मतलब डॉलर महंगा हो गया है, प्रीमियम पे फॉरवर्ड जो रेट है वो चलेगा। अगर हमें डॉलर सस्ते में मिलेगा 90 डेज के बाद तो हम बोलेंगे जो फॉरवर्ड है वो डिस्काउंट पे चल रहा है। क्लियर हो गया आपको? नाउ हाउ इज दिस फॉरवर्ड रेट डिटरमिन्ड? आज के समय मुझे कैसे पता चलेगा कि फ्यूचर में मुझे क्या रेट मिलेगा, एक्सचेंज रेट मिलेगा? सो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ जेठालाल जी। फॉर जेठालाल जी ऑब्वियसली ही वांट्स टू नो दैट सप्लाई एंड डिमांड, मार्केट का व्यू क्या है, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल क्या है, ये तीन चीजें जो हैं वो डिटरमिन करेंगे कि हाउ द फॉरवर्ड रेट इज गोइंग टू बी डिटरमिन्ड। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, स्पॉट INR इज इक्वल टू 75, राइट। तो यानी कि 75 पूरे 75 रुपए के अंदर यू विल बी गेटिंग $1। इस तरीके से हम रेट्स को लिखते हैं INR/USD, दैट मींस वैल्यू ऑफ USD इन टर्म्स ऑफ INR, राइट। INR दोगे USD लोगे तो क्या कितना INR देना पड़ेगा, 75 देना पड़ेगा एक $1 के लिए। ओके, नाउ लेट अस से जेठालाल जी बड़े स्मार्ट आदमी हैं, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने एक चीज देखी, उन्होंने देखा कि इंडिया के अंदर इंटरेस्ट रेट 3% का चल रहा है और यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट जो है वो 6% का चल रहा है, यानी कि यूएस में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, किसी को लोन देते हो तो आपको 6% का रेट मिलता है, और इंडिया के अंदर किसी बॉन्ड में या लोन में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको 3% का रेट मिलता है। तो ये जेठालाल जी क्या कर रहे हैं, इन्होंने इंडिया से लेट अस से 7500 रुपीज बोरो कर लिए अपने दोस्त से, 7500 रुपीज बोरो किए, एक साल के लिए बोरो किए, ठीक है। उस 7500 को उन्होंने स्पॉट रेट के ऊपर कन्वर्ट कर दिया, किसमें कन्वर्ट कर दिया उन्होंने, डॉलर्स के अंदर। तो उन्हें कितने डॉलर मिलेंगे, उन्हें $100 मिलेंगे। इस 7500 रुपीज को उन्होंने लोन लिया और इससे $100 खरीद लिए। क्लियर हो गया? अब उन्होंने एक साल के लिए लोन लिया था, तो अब उन्होंने क्या किया कि ये जो $100 थे उन्होंने यूएस में इन्वेस्ट कर दिए, किसी जगह पर यूएस में कहीं इन्वेस्ट कर दिए। यूएस में जब इन्वेस्ट किया तो उनको रिटर्न मिल रहा है 6% का, यानी कि उनके डॉलर की कीमत अब कितनी हो गई, $106। उनके पास $100 था, इन्वेस्ट किया, 6% का रेट मिला, $106 हो गए। लेकिन इंडिया के अंदर भी उन्होंने लोन ले रखा है 7500 का, और एक साल पे उनका जो इंटरेस्ट बनेगा कितना बनेगा, 3% के हिसाब से सिर्फ $225। अब अगर वो इस $106 को कन्वर्ट कर लें दोबारा इनटू द रुपीज, तो हमें पता है 75 रुपीज का $1 चल रहा है। तो एक साल बाद अगर कुछ भी रेट होगा, अगर मैं मानकर चलता हूं कि सेम रेट है, 75 का ही रेट है, तो यहां पर आप देखोगे उनको डॉलर दोबारा बेच करके कितने पैसे मिले, 7,950, $106 जब वो बेचेंगे 75 की रेट के ऊपर तो उन्हें 7,950 पैसा मिलेगा। उनका टोटल जो लोन लिया था उन्होंने, वो इंटरेस्ट मिला करके कितना पेमेंट करना है उन्हें, 7,500 प्लस 225 दैट इज 7,725। तो उनको लोन कितना पे बैक करना है, 725, और उनको मिला कितना डॉलर बेच करके, उनको मिला 7,950। उनका यहां पर प्रॉफिट हो रहा है विदाउट एनी रिस्क,
without any risk he is getting a profit. Why? Because the interest rate in India is 3% and यूएस में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो यूएस में जो उन्होंने हायर रिटर्न कमाया वो भी डॉलर्स में कमाया, उसको जब वापस रुपए में कन्वर्ट किया तो उनको ज्यादा प्रॉफिट हो गया। तो इस चीज को रोकने के लिए भी क्या होता है, इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल को रोकने के लिए भी फ्यूचर में हमें पता है कि जो रेट है यूएस का और इंडिया के कन्वर्जन का, यानी रुपये और डॉलर के कन्वर्जन का, वो चेंज हो जाएगा। यानी कि जो यूएस में जो ये 75 रुपीज की कीमत थी, 75 की नहीं रहेगी, अब ये 75 से कम हो सकती है। कम क्यों हो सकती है? क्योंकि ताकि मैं डॉलर बेचूं तो मुझे कम रुपए मिले और मैं इतना जो प्रॉफिट है वो ना कमा सकूं। तो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इस तरीके से डिटरमिन करता है कि आपकी एक्सचेंज रेट जो है वो फ्यूचर में कैसे चेंज होगी। सिमिलरली सप्लाई एंड डिमांड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज। हमें पता है कि डॉलर की डिमांड काफी ज्यादा रहती है क्योंकि सारी कंट्रीज जो है वो डॉलर में ट्रेड करती हैं, राइट। इंडियन रूपी की डिमांड कब बनेगी? जब लोगों को इंडिया से सामान खरीदना पड़ेगा, इंडिया जब एक्सपोर्टर बन जाएगा तो लोगों को रुपी चाहिए होंगे और तब रुपी की कीमत जो है, रुपी की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। तो करेंसी की डिमांड कितनी है मार्केट के अंदर, करेंसी की सप्लाई कितनी है मार्केट के अंदर, उसके हिसाब से भी उसका जो एक्सचेंज रेट है वो डिटरमिन होता है। मार्केट व्यू इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट व्यू यानी कि जो ये सारे ब्रोकर्स, ये बैंक्स जो इस फॉरेक्स मार्केट में इन्वॉल्व हैं, उनका क्या व्यू है फ्यूचर को लेकर के। वो क्या देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ मान लीजिए उनको लगता है अच्छी होने वाली फ्यूचर के अंदर, एंड इंडिया के अंदर इंटरेस्ट रेट लेटर से इन फ्यूचर बढ़ने वाले हैं, तो हो सकता है रुपये की कीमत जो है वो फ्यूचर में बढ़ जाएगी, इस वजह से वो रुपये को अप्रिशिएट कर दें फ्यूचर के लिए, राइट। सो दीज आर बेसिकली दी फैक्टर्स विच डिटरमिन द फॉरवर्ड रेट डिफरेंशियल। नाउ अभी जो हमने एग्जांपल देखा कि जेठालाल जी ने क्या किया था, जेठालाल जी ने साइमल्टेनियसली एक करेंसी को परचेज किया दूसरी करेंसी से, और उस करेंसी को यूज करके जो नई करेंसी खरीदी उसको इन्वेस्ट कर दिया, और जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल उनको मिला 3% इंडिया में, 6% यूएस में, जो 3% का डिफरेंस उसको मिला उसके ऊपर उन्होंने प्रॉफिट कमा लिया, राइट। सो दिस बेसिकली इज नोन एज आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज का मतलब क्या है? दैट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ यूएस इन्वेस्टमेंट वाज $106, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑफ इंडियन लोन वाज 7725, और इन दोनों के बीच को जब हम कन्वर्ट करते हैं दोबारा तो हम क्या देखेंगे, हम क्या मानकर चलेंगे कि 106 रुपीज उन्होंने एक साल में बना लिए। इंडिया में उन्होंने कितना जो लोन लिया था वो पे बैक करने के लिए कितना देना उन्होंने? 7725। तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर देता हूं, मैं बोल देता हूं $106 आज से 7725 का है, यानी कि $1 इज इक्वल टू 72.8773 रुपीज। तो इसका मतलब है कि जो रुपी है पहले 75 रुपए का $1 था, अब 72 रुपए, लगभग 73 रुपीज का $1 है। तो मेरा रुपी महंगा हो गया है और डॉलर सस्ता हो गया है। डॉलर की वैल्यू कम हो गई, मेरे पैसे की वैल्यू, मेरी रुपी की वैल्यू ज्यादा हो गई। और रीजन बीइंग द सेम, रीजन इज दैट इन इंडिया द इंटरेस्ट रेट्स आर लो एंड इन यूएस द इंटरेस्ट रेट्स आर हाई। क्लियर है? तो आर्बिट्रेज को यूज करके इस तरीके से भी हम फॉरवर्ड रेट्स को डिटरमिन कर सकते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा कि एक साल के बाद फॉरवर्ड रेट आज के समय जो $1 इज 75 रुपीज है, वो $1 इज 72.8773 रुपीज रह जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज डन यूजिंग ओनली दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दैट द इंटरेस्ट रेट इन इंडिया एंड यूएस दे आर डिफरेंट, राइट। सो नाउ वी कैलकुलेट फॉरवर्ड पॉइंट्स यूजिंग दिस फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लीजिए। करंट स्पॉट रेट क्या चल रहा है मल्टीप्लाइड बाय द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, डिफरेंस में इंटरेस्ट रेट में कितना डिफरेंस है, इनटू फॉरवर्ड पॉइंट्स divided by number of days in a year into 100. This will be the forward points calculation. यहां पे आपको सिंपल ये देखना है that difference between the forward rate and the spot rate is known as the forward differential. ठीक है, और यहां से ही आपको फॉरवर्ड पॉइंट्स का जो फॉर्मूला है वो यहां पर आपको मिल जाएगा। नाउ ये फॉरेक्स ट्रांजैक्शन थी, इसके तो बेसिक आपको समझने थे, इसमें बहुत ज्यादा सवाल भी एग्जाम के अंदर नहीं आते हैं, और ना मैं चाहूंगा कि आप इन ट्रांजैक्शंस को समझने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करिए। आप फंडामेंटल बेसिक्स को समझ लीजिए। लेकिन जो चीज आपको समझनी है वो क्या है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नाउ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसके ऊपर आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आते हैं एग्जाम में। जैसे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज कैपिटल। सो कैपिटल इज एनी फंड दैट द कंपनी और बिजनेस हैज, और इस फंड को यूज करके दे लेट अस से परचेज फिक्स्ड एसेट्स और दे परचेज करंट एसेट्स, राइट। तो ये पैसा उनको चाहिए होता है, लेकिन ये पैसा आता कहां से? ये पैसा आता है लॉन्ग टर्म फंड से या शॉर्ट टर्म फंड से। ये पैसा आपको मिलेगा। लॉन्ग टर्म फंड्स का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म फंड्स आर बेसिकली यूज्ड आल्सो नोन एज कैपिटल यूजुअली, राइट। इसके अंदर आपकी इक्विटी आती है विच इज द ओनर्स कैपिटल। इसके अलावा आपके लॉन्ग टर्म लोन्स,
लॉन्ग टर्म लोन, में टर्म लोन ले रखा है 3 4 5 6 साल का, आपने बॉन्ड्स इशू कर रखे हैं, लेटर से डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं 6 7 साल के, तो वो आपका लॉन्ग टर्म लोन होता है, तो वो भी आपके कैपिटल के अंदर हम इंक्लूड करते हैं. सो दिस इज द कैपिटल, दैट इज द सोर्स ऑफ फंड्स फॉर द कंपनी. नाउ एनी इक्विटी शेयर होल्डर और एनी लॉन्ग टर्म क्रेडिटर, चाहे वो टर्म लोन दिया हो, बैंक ने टर्म लोन दिया हो, या लोगों ने बॉन्ड्स खरीदे हो, कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स किए हो, ये सारे आपके कैपिटल का पार्ट बनेंगे. अब हमें कैपिटल जब पता चल गई क्या होती है, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि कैपिटल लेने के लिए एक कॉस्ट देना पड़ता है. ये कॉस्ट क्या होता है? जो लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स हैं, जिन्होंने आपको लोन दिए हैं, दे वांट फिक्स्ड रिटर्न्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंपनीज परफॉर्मेंस. वो कह रहे हैं कि मैं आपको लोन दे रहा हूं, आपकी कंपनी प्रॉफिट करे लॉस करे मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए. राइट, एंड आई हैव अ लीगल राइट टू रिकवर दिस मनी. अगर कल आप लोन डिफॉल्ट करते हो, तो मैं आपके एसेट्स को, आपकी बिल्डिंग को, आपकी प्रॉपर्टी को बेच करके अपना लोन रिकवर करूंगा. राइट, लेकिन दूसरा है शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स में प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि देखो मुझे प्रेफर्ड रिटर्न चाहिए. अगर आपकी कंपनी का लिक्विडेशन कल को होता है, कंपनी बंद होती है, तो मुझे पहले पैसा वापस करना. राइट, और बाकी जो कंपनी प्रॉफिट अगर बनाती है, तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मुझे चाहिए. अगर कंपनी लॉस करती है, तो ऑब्वियसली वो लॉस भी मैं उठा रहा हूं, मुझे कोई रिटर्न नहीं मिलेगा. लेकिन इफ द कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट, आई विल वांट दैट पार्ट ऑफ दैट प्रॉफिट. ओके, नेक्स्ट इज योर इक्विटी शेयर होल्डर. इक्विटी शेयर होल्डर सेइंग ठीक है, मुझे कोई एश्योर्ड रिटर्न नहीं चाहिए, एंड आई एम ऑल्सो फोरगोइंग द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द कैपिटल. क्योंकि ये पैसा मैंने आपके अंदर इक्विटी में लगा दिया है, मैं कहीं और लगा करके इससे ज्यादा रेट भी कमा सकता था, लेकिन मैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी फोरगो कर रहा हूं. मैं कोई एश्योर्ड रिटर्न नहीं चाहता, मुझे मैक्सिमम रिटर्न चाहिए. इसलिए ठीक है, क्यों मैक्सिमम रिटर्न चाहिए? क्योंकि मेरा कोई एश्योर्ड रिटर्न नहीं है, एश्योर्ड नहीं है, गारंटीड रिटर्न नहीं है. तो आप भले गारंटीड मत दो, लेकिन जब रिटर्न दोगे तो आप मुझे सबसे ज्यादा रिटर्न दोगे. मुझे हाई रिस्क के साथ ज्यादा रिटर्न चाहिए, और आई विल गो एंड इन्वेस्ट समवेयर एल्स. क्योंकि ना मुझे यहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिल रही है, ना ही मेरे को एश्योर्ड रिटर्न है, ना ही मेरे पास लीगल राइट है आपसे मनी रिकवर करने का, और कल को लिक्विडेशन होती है तो भी मुझे पहले पैसा नहीं मिलेगा. ये इक्विटी शेयर होल्डर कह रहा है. तो ये कह रहा है कि ठीक है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट का शेयर जब आप करोगे, इससे कम प्रॉफिट शेयर करना, क्योंकि इसको तो प्रेफर्ड राइट है लिक्विडेशन के केस में पैसा मिलने का, मुझे ज्यादा डिविडेंड दो, मुझे ज्यादा प्रॉफिट्स में से हिस्सा दो. ठीक है, सो ये होते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कॉस्ट में आपको लॉन्ग टर्म क्रेडिटर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देना पड़ेगा, आपको इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देना पड़ेगा, प्रॉफिट का हिस्सा देना पड़ेगा. और ये जो आप हिस्सा दोगे, चाहे वो रीपेमेंट इंटरेस्ट करोगे, चाहे डिविडेंड पे करोगे, दिस इज द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल. ये लोगों से पैसा उठाने का, पैसा लेने का कीमत है जो आपको चुकानी पड़ेगी. क्लियर? नाउ द लॉन्ग टर्म क्रेडिटर, फॉर हिम और हर फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज देयर. क्योंकि डेट जब भी दिया जाएगा, लोन जब भी दिया जाएगा, क्या इंटरेस्ट रेट लग रही है, वो इंटरेस्ट रेट वहीं पर डिटरमिन हो जाएगी कि कोई फिक्स्ड रेट है या कोई फ्लोटिंग रेट है, यानी कि रेट टाइम के साथ चेंज होगा या फिक्स रहेगा. प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इसको अश्योर्ड डिविडेंड मिल रहा है, और इक्विटी शेयर होल्डर को पीरियोडिक डिविडेंड मिलता है. अगर कंपनी प्रॉफिट करती है तो उसको काफी डिविडेंड दिया जाता है. दिस इज द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल. राइट, नाउ व्हाट इज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? क्योंकि अब हर कंपनी में जितना कैपिटल है, उसका कुछ हिस्सा इक्विटी शेयर होल्डर्स होता है, और कुछ हिस्सा डेट के तौर पे, लोन के तौर पे लिया गया रहता है. तो हमें अगर कंपनी की टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे? हम कंपनी में जितना इक्विटी का कॉस्ट आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय कितनी परसेंट इक्विटी कैपिटल है, प्लस जितना डेट का कॉस्ट है मल्टीप्लाइड बाय जितना प्रोपोर्शन डेट कैपिटल है. So for example, let us say there is a firm A. Firm A has debt of 50%, equity of 40% and preference equity of 10%. तो ये फर्म ए का कैपिटल स्ट्रक्चर है. उसके पास जितना टोटल कैपिटल है, जितना लॉन्ग टर्म फंड है, उसका 50% उसने लोन लिया हुआ है, 40% उसने इक्विटी शेयर होल्डर से लिया है, और 10% उसने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से लिया है. इसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या बनी? कॉस्ट ऑफ इक्विटी बनी, जितनी भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगी मल्टीप्लाइड बाय 0.4, दैट इज द इक्विटी परसेंटेज, cost of preference capital into 0.1 that is 10%, plus cost of debt into 0.5 that is 50%. समझ आया आपको? तो आपको क्या करना होता है, जितना इक्विटी का कॉस्ट है उसको उसके प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई करो, जितना प्रेफरेंस कैपिटल का कॉस्ट है उसको उसके प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई करो, जितना कॉस्ट ऑफ डेट है उसको उसके प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई करो, और तीनों को ऐड कर दो, आपकी टोटल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहां पर आपको फाइंड आउट हो जाएगी. राइट, सो नाउ आंसर दिस क्वेश्चन. द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म इज एज अंडर. कैपिटल स्ट्रक्चर बताया उसने, क्या बताया उसने? बोला इक्विटी कैपिटल 40% है, प्रेफरेंस कैपिटल 10% है, डेट कैपिटल 50% है, जो मैंने अभी आपको केस पीछे दिखाया था. नाउ द कॉस्ट ऑफ ईच इज एस्टिमेटेड एज अंडर. अब उन्होंने कॉस्ट भी बता दिया कि देखो इक्विटी कैपिटल पे 20% रिटर्न मिलता है, प्रेफरेंस कैपिटल को 15% रिटर्न देना है, डेट कैपिटल को 10% रिटर्न देना है. तो मैं WACC कैसे कैलकुलेट करूंगा? WACC का फॉर्मूला अभी हमने देखा, हमने क्या देखा? द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल. What is the cost of equity capital? That is 20%.
और इक्विटी कैपिटल का प्रपोर्शन कितना है 40%, यानी कि 0.4 प्लस प्रेफरेंस कैपिटल 15% कॉस्ट है मल्टीप्लाइड बाय 10% यानी 0.01 सॉरी 0.1 प्लस डेट कैपिटल का कॉस्ट कितना है 10% मल्टीप्लाइड बाय 0.5। क्लियर हो गया आपको? सो नाउ इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट ऑल ऑफ दिस। हम 20 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 80 एंड 88% आएगा यहां पे, 8% रिटर्न आपको यहां पे देना है, प्लस 15 इंटू 0.1 दैट इज 1.5 प्लस 10 इंटू 0.5 दैट इज 5, राइट? सो 8% प्लस 1.5% प्लस 5% दैट इज 8 प्लस 5 इज 13, 13 प्लस 14.5% इज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आप देख रहे हो वेटेड एवरेज कॉस्ट कितनी आई 14.5%। क्यों आई? इक्विटी कैपिटल बहुत महंगी है, 20% की है। और इस क्यों महंगी है? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर को ज्यादा रिटर्न देना पड़ता है, राइट? उनके पास और कोई सिक्योरिटी नहीं है, दे विल हैव टू बी गिवन हायर रिटर्न्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को थोड़ा कम रिटर्न देते हैं तो उनको 15% पे रिटर्न दे रहे हैं। हम डेट वालों को लोन जिनसे लिया होता है, क्योंकि उनको फिक्स है कि पेमेंट मिलेगी बाद में, तो उनका रेट जो है सबसे कम रहता है, उनको सबसे कम रेट देना है, 10% पे आपको मिल जाता है लोन। सो नाउ द कॉस्ट इज कमिंग आउट टू बी 14.5%। व्हाई? बिकॉज हमारे पास डेट का प्रपोर्शन ज्यादा है। हमारे पास 10% डेट कैपिटल जो है, 10% जिसपे कॉस्ट देना पड़ता है, वो 50% हमारे पास कैपिटल है। महंगी कैपिटल यानी इक्विटी कैपिटल हमारी सिर्फ 20% है और 15% है। इस वजह से जो हमारा कॉस्ट है वो 20 से काफी कम आया। कितना आया? 14.5%। क्लियर हो गया आपको? सो दैट इज हाउ वी कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। Now, what are the factors which affect this weighted average cost? First of all, there are certain internal factors like कि कंपनी की खुद की क्या पॉलिसी है, वो कैसा कैपिटल स्ट्रक्चर रखना चाहते हैं, वो इन्वेस्टमेंट किस तरीके की करना चाहते हैं, वो डिविडेंड लोगों को देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं। तो कंपनी ये डिसीजंस लेती है। अगर कंपनी को लगता है कि हमें लोन उठाना ज्यादा फायदेमंद है, हम लोन लेंगे। अगर कंपनी को लगता है नहीं शेयर होल्डर से पैसा उठा लेते हैं, तो वो शेयर होल्डर से पैसा लेंगे, राइट? कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स क्या चल रहे हैं। हमें पता है कि मार्केट्स में जो लोन्स हैं वो अगर कम इंटरेस्ट रेट पे मिल रहे हैं एज कंपेयर टू दी इक्विटी रिटर्न्स, तो मैं लोन लेना पसंद करूंगा। लेकिन अगर मुझे लगता है कि नहीं मार्केट्स में लोन्स का इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है और इक्विटी उठाना ज्यादा अभी फायदेमंद है, तो मैं वो काम करूंगा। हो सकता है कि मेरी कंपनी को लेकर के रिस्क परसेप्शन अलग हो। द पीपल, मुझे पता है कि द पीपल दे वुड नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन माय बिजनेस, दे वुड नॉट वांट टू परचेज माय शेयर। तो मैं क्या करूंगा? मैं लोन से पैसा उठाने की कोशिश ज्यादा करूंगा, राइट? सो दीज आर वेरियस फैक्टर्स विच बेसिकली अफेक्ट कि मेरा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना होगा, और ये कितना होगा यानी कि मेरी इक्विटी कितनी होगी, मेरा डेट कितना होगा, मेरा प्रेफरेंस इक्विटी कितनी होगी, मैं अपने कितने कैपिटल किस फॉर्म में रखना चाहता हूं। इसके बाद हमें एक कंसेप्ट और समझना है, दैट इज द वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस व्हाट? दैट जैसे जैसे आप कैपिटल लेते हो पब्लिक से, एडिशनल कैपिटल लेने के लिए आपका जो कॉस्ट है वो चेंज होता जाता है। यानी कि लेटर से मैं बोल रहा हूं कि मेरे को लोन्स मिल जाते हैं 10% के रेट पे, और मैं लोन्स उठाता जा रहा हूं, और ऐसे करते करते मेरी कंपनी का 50% कैपिटल जो है वो लोन पे ही है, वो लोन कैपिटल है, और वो मुझे फ्यूचर में पे बैक करना है। इससे क्या होता है, कोई भी कंपनी जब ज्यादा डेट के तौर पे कैपिटल लेती है, उसकी कैपिटल में ज्यादा लोन होते हैं, तो हम कहते हैं कि द कंपनी इज हाईली लेवरेज्ड। लेवरेज क्यों है? क्योंकि कंपनी के ऊपर लोन बहुत ज्यादा है, और इस लोन को पे बैक उन्हें फ्यूचर में करना पड़ेगा। उनके पास इक्विटी कैपिटल कम है, यानी कि शेयर होल्डर्स का पैसा कम है, तो एश्योर्ड रिटर्न्स लोन्स के ऊपर कंपनी को देने ही देने पड़ेंगे। तो यूजुअली क्या होता है कि कंपनी के लोन परसेंटेज जैसे बढ़ता जाएगा, कंपनी के पास पहले टोटल कैपिटल में 10% लोन था, फिर वो 20% टोटल कैपिटल का लोन हो गया, फिर 50% लोन हो गया। तो अब जो वो लोन लेने जाएगी कंपनी, अब उसको लोन सेम इंटरेस्ट रेट पे नहीं मिलेगा, क्योंकि अब इन्वेस्टर क्या बोलेगा, लोन देने वाला बैंक क्या बोलेगा, वो कहेगा कि यार तुम्हें पहले 10% पे लोन देते थे क्योंकि तुम्हारे पास कम लोन था, अब तुम्हारे पास लोन की प्रपोर्शन ज्यादा है, तो अब हम तुम्हें 12% पे लोन देंगे, राइट? सो दिस विल से द हाईली लेवरेज्ड फर्म्स, दे विल फाइंड इट मोर डिफिकल्ट टू रेज लोन्स ऑन अ चीपर रेट। उनके जो लोन्स है उनके रेट भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है? तो हम क्या कहते हैं कि जो टोटल हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, उसमें हम जरूर ये ध्यान रखते हैं कि वेट ऑफ ईच इन द कैपिटल स्ट्रक्चर इज व्हाट, यानी कि वेट ऑफ इक्विटी इज व्हाट, इक्विटी का कितना परसेंटेज है, वेट ऑफ प्रेफरेंस इक्विटी इज व्हाट, वेट ऑफ डेट इज व्हाट। और अगर डेट का वेट बढ़ता जाएगा तो
एडिशनल लोन लेने के लिए जो कीमत है वो भी बढ़ती जाएगी। तो अमाउंट ऑफ न्यू कैपिटल जितनी बढ़ेगी, आप देख रहे हैं अमाउंट ऑफ न्यू कैपिटल जैसे जैसे बढ़ती है, यहां पर आपका जो वेटेड एवरेज कॉस्ट है वो भी बढ़ जाता है। पहले आपके पास 10 लेटर से अमाउंट ऑफ न्यू कैपिटल 10 करोड़ थी, आपको 9% के ऊपर जो है वो रिटर्न देना पड़ रहा था, लेकिन अब आपने ज्यादा कैपिटल और उठाई, उसको 20 करोड़ कर दिया, 10 करोड़ और उठाई, तो ये 12% रिटर्न हो गया। 10 करोड़ और उठाओगे 15% आपको रिटर्न देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप एडिशनल कैपिटल लेते जाते हो उसकी कीमत भी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ऑप्टिमल बजट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम कहते हैं कि जैसे ही हम नई कैपिटल रेज करेंगे, नई कैपिटल रेज कर रहे हैं, तो मार्जिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज द कॉस्ट ऑफ एडिशनल कैपिटल, ये बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम कैपिटल लेते जाएंगे, नया कैपिटल और खरीदने के लिए और पैसा उठाने के लिए हमें ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी। तो यू कैन सी दिस ग्राफ इज राइजिंग, राइट। दूसरा, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्या होती है? इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि अगर मैं लोन ले रहा हूं या मैं इक्विटी ले रहा हूं, तो मैं क्यों ले रहा हूं? मैं उसे कहीं इन्वेस्ट करूंगा, मैं उसे अपनी फैक्ट्री बनाऊंगा या उससे अपना प्लांट बनाऊंगा, मैं उसे नए वर्कर्स हायर करूंगा, व्हाटएवर इज द इन्वेस्टमेंट दैट आई वांट टू डू। तो मैं देखूंगा मेरी इन्वेस्टमेंट करने से मुझे कितना रिटर्न मिलता है, वो रिटर्न है IRR। कि मेरा प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट में, लेट अस से प्रोजेक्ट A, B, C, D, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में मैं इन्वेस्ट करता हूं, तो मुझे कितना रिटर्न उन प्रोजेक्ट से मिलता है, इसी रिटर्न के बेसिस पे मैं अपनी एडिशनल कैपिटल की कीमत को अदा करूंगा। ये कॉस्ट मैं कैसे पे करूंगा? ये कॉस्ट लेटर से 10% है, मुझे एडिशनल कैपिटल लेने के लिए 10% रिटर्न देना पड़ता है, तो मैं क्या कोशिश करूंगा कि मैं वो 1 करोड़ रुपए मैं लोन पे लूं, 10% के लोन पे लूं, और मैं 10% का उसको इंटरेस्ट दूंगा, लेकिन मैं वो 1 करोड़ रुपए ऐसी जगह इन्वेस्ट करूं जहां से मुझे 15% का रिटर्न मिले। लेटर से मेरी सेल्स 15% बढ़ जाए, तो इसका मतलब मेरी सेल्स ज्यादा तेजी से बढ़ेंगी और मुझे कॉस्ट कितना देना है? सिर्फ 10%। तो यहां से मुझे नेट फायदा होना चाहिए। तो मैं क्या कोशिश करूंगा? मैं कोशिश यही करता हूं कि मेरा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और मेरे प्रोजेक्ट से आने वाला रिटर्न जहां पर वो बराबर हो जाए, मैं समझ जाऊंगा ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है, राइट। और इतनी ही कैपिटल जो है वो नई मुझे रेज करनी है और इसी कॉस्ट पे रेज करनी है, ये जो कॉस्ट यहां पर है। इसके ऊपर ये जो आपका एरिया दिख रहा है, यहां पर आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है और आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है। यहां आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है, रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, तो आप कोशिश करोगे कि इस पॉइंट के लेफ्ट साइड के ऊपर ही आप कोई प्रोजेक्ट को इन्वेस्टमेंट में लगाओ। क्लियर है? सो दैट इज हाउ वी डिटरमिन कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरा कितना है और कितना इन्वेस्टमेंट मैं जनरेट कर सकता हूं, रिटर्न मैं जनरेट कर सकता हूं। Keeping that in mind, I will find out कि how much capital I should raise, right? There is also a flotation cost associated with the raising of capital. जब भी हम कैपिटल को इशू करते हैं या रेज करते हैं, हमें पता है कि हमें एक कॉस्ट देनी पड़ती है, इसको हम बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। क्योंकि देखो, आप लोन लेने जाओगे बैंक से तो कुछ खर्चा होता है ना, वहां पर आपको बैंक को फीस देनी पड़ेगी, आपको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कुछ खर्चा लगेगा, कुछ आपको टैक्सेस देने पड़ेंगे, तो ये सारी कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट अटैच होती है जब भी आप कैपिटल रेज करते हो। सिमिलरली, इफ यू वांट टू रेज मनी थ्रू शेयर्स, सो इफ यू आर इशूइंग शेयर्स टू द पब्लिक, तो वहां पर भी कुछ अंडर राइटिंग का कमीशन होता है, आपको कुछ ब्रोकर्स को हायर करना पड़ेगा, कुछ खर्चा आएगा सभी शेयर होल्डर से एप्लीकेशन लेने में। तो ये सारा जो खर्चा कॉस्ट होता है, दिस इज द कॉस्ट एसोसिएटेड विद इशूइंग ऑफ कैपिटल, यानी कि कैपिटल को इशू करने में ही कुछ खर्चा हो गया आपका, राइट। तो ये आपकी कैपिटल में से डिडक्ट कर लेना चाहिए। लेट अस से मैं 10 करोड़ रुपए लोन से लेना चाह रहा था, या मैं शेयर होल्डर्स को शेयर्स बेच करके 10 करोड़ रुपए लेना चाह रहा था। अब इस पूरे प्रोसेस में मेरा खुद जो है वो 10 लाख का खर्चा हो गया है। मैंने 10 लाख या 15 लाख मेरे लग गए पूरे शेयर होल्डर्स का सारा प्रोसेस करने में, डॉक्यूमेंटेशन करने में, टैक्सेस देने में। सो अब मेरी एक्चुअल जो कैपिटल रेज हुई वो तो 10 करोड़ माइनस 10 लाख होगी, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, हम इस फ्लोटेशन कॉस्ट को भी अकाउंट फॉर करते हैं। हम WACC को रिवाइज कर देते हैं, WACC अपॉन 1 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, दैट विल बी द न्यू WACC। तो हम क्या कर देते हैं, WACC को 1/1 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो नई वैल्यू आएगी वो हमारी न्यू और रिवाइज्ड WACC होगा, जहां पर हमने फ्लोटेशन कॉस्ट को एक बार अकाउंट फॉर कर लिया है। क्लियर? So this is the discussion that we had. This was a very short discussion because the topics that we had to discuss, they were not very complicated or not very lengthy. लेकिन again, इस पूरे सेशन को, सीरीज को ओवर करने से पहले, अगर आप एक डेडिकेटेड तरीके से इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो और डायरेक्टली मुझसे इंटरेक्ट करते हुए इस एग्जाम के टॉपिक्स को समझना पढ़ना चाहते हो, तो यू कैन गो एंड चेक आउट दिस कोर्स वेयर आई एम डिस्कसिंग ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू दैट 50+ मार्क्स का जो थ्रेशोल्ड है वो टच हम जरूर कर लेंगे इन लेक्चर्स को अटेंड करने के बाद। गो एंड चेक आउट द कोर्स। यू आर, सबसे बड़ी बात है, यू आर गेटिंग 800 MCQs
from all the chapters, 35 chapters of AFM component and 500 MCQs and 5 full length mock test. And this is a very important thing that you can get. इसको solve ही अगर आप कर लो in 800 plus 500 MCQs को, आपको काफी अच्छी knowledge हो जाएगी related to the examination and you will be able to crack this, no doubt, right? So go ahead and don't forget to use the code JAIIB70. या इस कोर्स से लेकर अगर आपको कोई और डाउट है, कोई भी आपको क्वेरीज हैं, तो यू कैन ऑलवेज मेल अस एट hello@edutab.co.in. That's it, right? And you can directly connect with me, right? So इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।